नमस्ते। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे इतिहास के उन पन्नों में गोता लगाते हैं जहां से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसकी सिर्फ सोच और बुद्धिमत्ता ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्वदेशी साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। इस पूरी चर्चा में हम उनके जीवन के उस सफर को करीब से समझेंगे कि कैसे उन्होंने घोर अराजकता के बीच से एक अखंड भारत की नींव रख दी। अब जरा सोचिए, क्या सच में कोई एक अकेला इंसान बिना किसी फौज के पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है? ये सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना? लेकिन आज की हमारी ये चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक व्यक्ति के तेज दिमाग और उसकी अचूक रणनीतियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है उनके जन्म की एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय घटना से। आपको पता है, जब चाणक्य का जन्म हुआ तो उनके मुंह में सामने के 2 दांत पहले से मौजूद थे। उस जमाने के ज्योतिषियों ने इसे देखकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, इसके भाग्य में राज करना लिखा है। लेकिन उनके पिता को ये बिल्कुल रास नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कल को सत्ता के नशे में चूर होकर अपना धर्म भूल जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया और अपने ही बेटे के वो दोनों दांत तोड़ दिए। इस पर ज्योतिषियों ने एक और बात कही कि ठीक है, अब ये राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये किंग मेकर जरूर बनेगा, यानी वो इंसान जो राजाओं का निर्माण करता है। और ये किंग मेकर वाली बात सच साबित होने वाली थी, क्योंकि कहानी अब एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ती है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है मगध का शासक धनानंद, अथाह संपत्ति, एक विशाल सेना, लेकिन हद से ज्यादा क्रूर और घमंडी। और दूसरी तरफ थे हमारे विद्वान चाणक्य, बहुत ही गरीब, साधारण सी शारीरिक कदकाठी वाले, लेकिन उनका जो असली हथियार था ना, उसकी कोई काठ ही नहीं थी। वो थी उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता। एक दिन देश पर आने वाले विदेशी संकट की चेतावनी देने के लिए यही निहत्था ब्राह्मण सीधा धनानंद के दरबार में पहुंच जाता है। अब दरबार में जो हुआ, उसी ने सच में इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। धनानंद ने चाणक्य के साधारण से रूप को देखा और उनका घोर अपमान किया। सैनिकों ने सचमुच उन्हें धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया। और इसी छीना झपटी में एक ब्राह्मण के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक, यानी चाणक्य की शिखा, उनकी चोटी, खुल गई। बस वही वो पल था। चाणक्य ने धनानंद की आंखों में आंखें डाली और एक बेहद खौफनाक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम्हारी इस अहंकारी नंद वंश का जड़ से विनाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। सोचिए जरा, ये एक अकेले निहत्थे शिक्षक का दुनिया के सबसे अमीर राजा को दिया गया सीधा सीधा डेथ वारंट था। लेकिन सवाल ये है कि एक निहत्था इंसान इतनी बड़ी कसम पूरी कैसे करेगा? जाहिर है, उन्हें एक ऐसे अस्त्र की तलाश थी जो इस महाअभियान को अंजाम दे सके। महल से निकाले जाने के बाद जब चाणक्य जंगल में भटक रहे थे, तो उन्होंने एक कमाल का दृश्य देखा। एक छोटा सा बच्चा एक ऊंचे टीले पर बैठा राजा का खेल खेल रहा था और एकदम निडर होकर अपने दोस्तों के बीच न्याय कर रहा था। उस बच्चे की आवाज की खनक और उसका आत्मविश्वास देखकर चाणक्य तुरंत समझ गए कि यही है वो अस्त्र जो उनके इस महाअभियान का नेतृत्व करेगा। और उस बालक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। बिना देर किए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे लेकर सीधे तक्षशिला आ गए। तक्षशिला, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ करता था। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे कूटनीति, राजनीति और युद्ध कला की ऐसी गहरी शिक्षा दी जो शायद ही किसी और के पास थी। और यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, चाणक्य को पता था कि दुश्मन चंद्रगुप्त को जहर देकर मारने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया, ताकि उसका शरीर भविष्य के लिए पूरी तरह से विषमुक्त, यानी जहर के प्रति प्रतिरोधी बन सके। अब जिस वक्त चंद्रगुप्त तैयार हो रहा था, ठीक उसी वक्त भारत की सीमाओं पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। अब जो महासंग्राम होने वाला था ना, वो शारीरिक बल और बुद्धिमत्ता के बीच का था। एक तरफ थी विश्व विजेता सिकंदर की विशाल अजय यूनानी सेना, और दूसरी तरफ बिना किसी बड़ी सेना के आचार्य चाणक्य की पूरी तरह मनोवैज्ञानिक कूटनीति। चाणक्य बहुत अच्छे से जानते थे कि सिकंदर जैसी ताकत को सीधे युद्ध के मैदान में हराना लगभग नामुमकिन है। तो फिर रास्ता क्या था?
चाणक्य ने बिना लड़े युद्ध जीतने की एक कमाल की योजना बनाई। उन्होंने अपने जासूसों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके सिकंदर की सेना में खौफ का ऐसा जाल बुना जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले ये अफवाह फैलाई गई कि भारत देवताओं की भूमि है और जो भी इस धरती पर आगे बढ़ेगा उस पर भयंकर दैवीय प्रकोप होगा। दूसरा काम, यूनानी सेना के पानी और भोजन में बहुत ही धीमा जहर मिला दिया गया, जिससे सैनिक अचानक से बीमार पड़ने लगे। और तीसरी सबसे बड़ी चाल, रात के घने अंधेरे में चाणक्य के शिष्यों ने अजीबोगरीब भयानक आवाजें निकाली और पेड़ों पर डरावनी आकृतियां बना दी। नतीजा क्या हुआ? साल 326 ईसा पूर्व। ये साल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सिकंदर की वो विशाल और अजेय सेना, जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी, वो अब इन अदृश्य देवताओं और इस भयंकर मनोवैज्ञानिक खौफ से कांपने लगी। सैनिकों ने साफ बगावत कर दी और आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर महान को बहुत ही भारी मन से वहीं से पीछे हटना पड़ा। आप खुद सोचिए, ये चाणक्य की एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई तलवार नहीं चली, बल्कि इसे सिर्फ कूटनीति और डर के बेहतरीन इस्तेमाल से जीता गया था। सिकंदर के वापस लौटने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने सीधे धनानंद की राजधानी मगध पर हमला बोल दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। उन्हें वहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। पर कहते हैं ना कि हार से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। छिपते हुए जंगल में उन्होंने एक बहुत ही आम सी घटना देखी। एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी क्योंकि वो गरम खिचड़ी को बिल्कुल बीच से खाने की कोशिश कर रहा था और उसने अपना हाथ जला लिया था। माँ ने कहा, अरे पगले, खिचड़ी को बीच से नहीं, किनारों से खाओ जहां वो ठंडी है। बस यही वो मोमेंट था। चाणक्य को तुरंत क्लिक कर गया कि धनानंद की राजधानी यानी उसके एकदम केंद्र पर सीधा हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गरम खिचड़ी वाली इस सीख के बाद उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही पलटकर रख दी। अब सीधे केंद्र पर वार करने के बजाय उन्होंने पहले नंद साम्राज्य के सीमावर्ती प्रांतों यानी उसके बाहरी किनारों पर कब्जा करना शुरू किया। हिमालय के राजाओं के साथ मजबूत गठबंधन बनाए गए। शिकारियों और वहां के स्थानीय कबीलों को साथ मिलाकर एक बेहद खतरनाक छापामार यानी गुरिल्ला सेना खड़ी की गई। उनका सीधा सा लक्ष्य था पहले नंद साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर राजधानी को धीरे धीरे चारों तरफ से एक अजगर की तरह जकड़ लेना। और इसी युद्ध के दौरान चाणक्य ने अपने एक और बेहद खौफनाक और गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। वो था विष कन्या। ये कोई आम सैनिक नहीं थी। ये वो अनाथ और बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं जिन्हें बचपन से ही बहुत सूक्ष्म मात्रा में जहर देकर पाला जाता था। समय के साथ साथ इनका पूरा शरीर खुद एक जीता जागता जहर बन जाता था। चाणक्य ने धनानंद के सबसे वफादार सेनापतियों और उसके मित्र राजाओं को रास्ते से हटाने के लिए इन विष कन्याओं को जासूस और हत्यारे के रूप में इस्तेमाल किया। और कमाल की बात देखिए, इसके लिए एक भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सालों से इंतजार था। पाटलिपुत्र, जिसे कभी अभेद्य माना जाता था, अब उसकी घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। यहाँ भी चाणक्य ने ताकत से ज्यादा अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो अपने जासूसों के जरिए धनानंद और उसके वफादारों के बीच ही शक के बीज बो दिए गए। फिर शहर के अंदर जाने वाले राशन और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से काट दी गई, जिससे अंदर की जनता त्राही त्राही करने लगी। और फिर जब भूख और अंदरूनी कलह से वो विशाल साम्राज्य अंदर से टूट चुका था, तब रात के अंधेरे में चाणक्य के गुप्तचरों ने बिल्कुल चुपचाप अंदर से ही शहर के द्वार खोल दिए। सब कुछ खत्म हो चुका था जब दुनिया का सबसे अमीर राजा धनानंद बुरी तरह हारकर सामने खड़ा था और अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। तब सोचिए, चाणक्य की आंखों के सामने वो सालों पुराना अपमान तैर रहा होगा। लेकिन उस वक्त भी चाणक्य ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, इसे मत मारो, इसे वही दर्द दो जो इसने अपनी बेबस जनता को दिया है। धनानंद को बुरी तरह अपमानित करके वहां से निर्वासित कर दिया गया। और फिर सालों के उस लंबे संघर्ष के बाद चाणक्य ने धनानंद के उस खाली सिंहासन के सामने खड़े होकर अपनी वो खुली हुई शिखा वापस बांधी। उनकी वो खौफनाक प्रतिज्ञा अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन असल में चाणक्य की कूटनीति का जो सबसे शानदार उदाहरण है ना, वो तो इस बड़ी जीत के बाद देखने को मिला। देखिए, धनानंद का एक बहुत ही वफादार और बेहद बुद्धिमान मंत्री हुआ करता था, अमात्य राक्षस। अब कोई भी आम इंसान होता तो ऐसे दुश्मन को तुरंत मरवा देता, लेकिन चाणक्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमात्य राक्षस के सामने एक प्रस्ताव रखा।
उन्होंने उसकी देशभक्ति को झकझोरा और उसे उसी नए मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनने के लिए मना लिया। यही उनकी सबसे बड़ी यथार्थवादी सोच थी। वो जानते थे कि एक मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए अगर अपने दुश्मन की बुद्धिमत्ता और वफादारी का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद तो मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो सचमुच विस्फोटक था। 325 ईसा पूर्व में यूनानियों के पीछे हटने से लेकर 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के ही सेनापति सेल्यूकस निकेटर को धूल चटाने तक का इनका सफर सच में अविश्वसनीय है। चाणक्य ने सेल्यूकस के साथ एक कूटनीतिक विवाह की संधि तक कर ली। आप अंदाजा लगाइए, 297 ईसा पूर्व तक आते आते चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे अनगिनत राज्यों में बटे हुए भारत को समेटकर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक विशाल, एक अखंड भारत में तब्दील कर दिया था। अब इतने विशाल साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए चाणक्य ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तैयार किया, अर्थशास्त्र। ये सिर्फ कोई साधारण किताब नहीं है, ये असल में शासन चलाने की सबसे बेहतरीन और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें नैतिकता से कहीं ऊपर राज्य की सुरक्षा को रखा गया है। एक बेहद जटिल गुप्तचर प्रणाली, गांव और शहरों को चलाने के लिए बिल्कुल अलग अलग ढांचे, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के नियंत्रण के साथ साथ निजी प्रतिस्पर्धा को भी कैसे संतुलित करना है, ये सब उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। लेकिन दोस्तों, सत्ता और निर्माण के इस सफर में कुछ बेहद दुखद मोड़ भी आए। आपको याद है, चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे। वो गुप्त नीति एक दिन बहुत भारी पड़ गई। अनजाने में चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी ने वो जहरीला खाना खा लिया। अब महारानी को बचाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन साम्राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी को बचाना बहुत जरूरी था। ऐसे में चाणक्य ने समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए महारानी का पेट चीरकर उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। कहते हैं कि जहर की एक बूंद उस बच्चे के माथे तक पहुंच गई थी और इसीलिए उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार, यानी शक्ति की एक बूंद। तो आज की इस पूरी महागाथा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या चाणक्य सिर्फ एक क्रूर रणनीतिकार थे जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, या फिर वो एक निस्वार्थ दूरदर्शी थे जिन्होंने एक टूटे और बिखरे हुए राष्ट्र को एकजुट करके एक अखंड भारत का सपना सच कर दिखाया? खैर, उनका तरीका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एक अकेले शिक्षक के उस असाधारण मस्तिष्क ने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।